क्या कोई महिला एक पुरुष प्रधान समाज में सिंहासन तक पहुंच सकती थी? क्या वह अपने शासन से इतिहास को बदल सकती थी? ये कहानी है रज़िया सुल्तान की, भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान, जिनकी वीरता और संघर्ष की गाथा आज भी प्रेरणा देती है। पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास दो लोगों की कब्र है। इस कब्र के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसे देखने वही आते हैं जिन्होंने किताबों में इस कब्र के बारे में पढ़ा है। ये कब्र है भारत की पहली महिला सुल्तान रज़िया सुल्तान की। वह रज़िया सुल्तान जिसे उसके पिता ने 11 बेटों को छोड़कर सुल्तान बनाया था। अक्सर लोग बस इतना याद कर लेते हैं कि रज़िया भारत की पहली महिला सुल्तान थी, लेकिन उसके सुल्तान बनने का सफर और उसकी मृत्यु दोनों ही इतिहास का दिलचस्प किस्सा है। रज़िया ने 13वीं सदी में खुद को साबित किया था। अपने हक की गद्दी को उसने लड़कर अपने भाइयों से वापस छीना था। कहा जाता है कि रज़िया एक गुलाम से इश्क कर बैठी, जो उसके भाइयों और उसके खास सिपाहियों को पसंद नहीं आया। इस तरह एक प्रेमी की वजह से भारत की पहली महिला सुल्तान रज़िया की हत्या हो गई। तो आज मैं आपको रज़िया के सुल्तान बनने की पूरी कहानी सुनाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि रज़िया की हत्या क्यों हुई और आखिर क्यों दिल्ली में बनी रज़िया की कब्र गुमनामी में है। 1206 जब मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है। उसके सुल्तान बनने से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव पड़ी। लेकिन 4 साल बाद साल 1210 में उसकी मौत हो गई और सत्ता आई उसके बेटे आराम शाह के पास। आराम शाह काबिल शासक नहीं था, इसलिए उसे गद्दी से हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और उसके दामाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। इल्तुतमिश के कुल 11 बेटे थे और इसी की एक बेटी थी रज़िया सुल्तान। बचपन से ही रज़िया बहुत अक्लमंद और होशियार थी। वहीं उसके जो 11 भाई थे, वे सत्ता के नशे में चूर रहने वाले, मक्कार और कायर लोग थे। इल्तुतमिश को एक तरफ तो अपने बेटों की अयोग्यता दिखती थी, दूसरी तरफ अपनी बेटी में सुल्तान होने के लक्षण नजर आते थे। रज़िया बचपन से ही अपने पिता के आसपास रहते हुए पली बढ़ी थी। उसने दरबार में कामकाज को करीब से देखा था, इसलिए उसे दरबार का अनुभव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। यही वजह है कि सुल्तान को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बेटी रज़िया पर ही था। सुल्तान हर जगह और हर मामले में, यहाँ तक कि सरकार के कामों में भी, अपनी बेटी रज़िया को बेटों से ज्यादा अहमियत देता था। समस्या बस एक थी, रज़िया एक महिला थी और एक महिला को इतनी ज्यादा अहमियत देना उसके 11 भाइयों को पसंद नहीं आता था। उन्हें लगता था कि वे सब के सब बहुत बड़े तुर्रम खा हैं, जिन्हें उनके पिता पहचान नहीं पा रहे। अपनी बहन से नफरत में वे इतने अंधे हो गए कि वे रज़िया की काबिलियत को पहचानने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। रज़िया बचपन से ही बहुत बहादुर थी। उसने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे काम सीख लिए थे। सुल्तान इल्तुतमिश कहीं भी जाते तो अपने शासन की बागडोर अपनी बेटी रज़िया को सौंप कर जाते। इल्तुतमिश को अपनी बेटी रज़िया पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने फैसला कर लिया कि मेरे मरने के बाद सुल्तान रज़िया ही बनेगी। सुल्तान के इस फैसले से रज़िया के 11 भाइयों के साथ दरबारी भी नाराज हो गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब आपके पास 11 काबिल बेटे हैं तो एक महिला सुल्तान कैसे हो सकती है भला। अब सुल्तान कैसे समझाए कि उनके बेटों में वो बात ही नहीं है। इसी के साथ इल्तुतमिश की बीवी शाह तुर्कान भी सुल्तान के फैसले के खिलाफ थी। वह अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाना चाहती थी, इसीलिए वह भी सुल्तान के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई। मजबूरी में सुल्तान ने अपना फैसला बदला और रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाने पर राजी हो गया। साल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसके बाद रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा। लेकिन जैसा उसके पिता ने सोचा था, वैसा ही हुआ। रुकनुद्दीन एक अय्याश आदमी था, हमेशा नशे में चूर रहता था। इस समय उसकी माँ शाह तुर्कान ने पर्दे के पीछे से महल में मौजूद अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के बाकी बेटों को भी परेशान करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी उसके खिलाफ आवाज न उठा सके।
इसी समय रजिया दरबारियों को शाह तुर्कान और उसके बेटे की सच्चाई दिखा रही थी। जल्दी ही दरबारियों को समझ आ गया कि उन्होंने इल्तुतमिश का विरोध करके एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने सोचा कि जब अभी भी हुकूमत एक औरत के हाथ में है, तो रजिया उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। इस तरह से 1 साल के अंदर ही 1236 में रजिया बन जाती है इस्लामिक इतिहास की पहली महिला सुल्तान। रजिया सुल्तान के नाम से सिक्के चलाए गए, लेकिन जब रजिया सुल्तान बनी तो उससे भी कई लोगों को दिक्कत होने लगी। रजिया ने गद्दी पर बैठते ही औरतों का लिबास छोड़ दिया और मर्दों की तरह दरबार में बैठना शुरू कर दिया। उसने दरबारियों पर अपनी मर्जी चलाई, जो दरबारियों को पसंद नहीं आता था। रजिया के बारे में इब्न बतूता कुछ इस तरह बताते हैं। रजिया पुरुषों की तरह घोड़े पर सवार होकर, धनुष और तरकश से लैस होकर दरबारियों से घिरी रहती थी। उसने अपना चेहरा नहीं ढका था। उसने पारंपरिक स्त्री परिधानों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय मर्दों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र जैसे अंगरखा और पगड़ी पहन लिए। बाद में दरबारियों ने उसे जलालुद्दीन रजिया की उपाधि दी। आगे चलकर वही हुआ जिसका रजिया को डर था। उसके औरत होने की वजह से सल्तनत में बगावत छिड़ गई और बागियों ने मिलकर अपनी फौज तैयार कर ली। कई विद्रोही गवर्नरों ने मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें बदायूं के मलिक इज्जुद्दीन मोहम्मद सलारी, मुल्तान के मलिक इज्जुद्दीन कबीर खान अयाज, हासी के मलिक सैफुद्दीन कूची और लाहौर के मलिक अलाउद्दीन जानी शामिल थे। लेकिन रजिया भी समझदार थी। उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और इन सभी के बीच फूट डाल दी। मौका देखकर उसने विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया। जो बड़े विद्रोही थे उन्हें मरवा दिया। इस तरह से रजिया ने अपने खिलाफ होने वाले विद्रोह को कुचल दिया था। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग थे जो रजिया से नफरत करते थे और उसे गद्दी से हटाना चाहते थे। इसके पीछे की वजह थी एक काला गुलाम जिसका नाम था मलिक याकूत। कहते हैं कि अपने दरबारियों के भेदभाव के चलते रजिया एक समय पर बिल्कुल अकेली पड़ गई। ऐसे में मलिक याकूत उसका खास बन गया। दरबार में फिर बातें चलने लगी कि मलिक याकूत पर रजिया कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। असल में याकूत पहले गुलाम था और महल में घोड़ों के अस्तबल का दरोगा था, लेकिन रजिया ने अचानक उसे अमीर बना दिया और उसके बाद अमीरों में भी सबसे ऊपर बिठा दिया। अब जितने भी तुर्क थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मलिक याकूत रजिया की तरह तुर्क नहीं था। लेकिन रजिया यहीं नहीं रुकी। उसने मलिक को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया। अब मलिक हर वक्त रजिया के साथ रहता और सल्तनत के बड़े फैसलों में अपनी सलाह देता था। एक गुलाम के इतना करीब आने से तुर्क भड़क गए। एक बार फिर रजिया के खिलाफ विद्रोह हुआ। इस बार विद्रोह किया पंजाब के गवर्नर मलिक अल्तुनिया ने। ये वही अल्तुनिया था जो कभी रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया सुल्तान ने शादी करने से इनकार कर दिया था। अल्तुनिया इस अपमान से पहले ही भड़का हुआ था और इसी वजह से उसने घोषणा की कि वह एक महिला सुल्तान के अधीन काम नहीं कर सकता। मजबूरी में विद्रोह को कुचलने के लिए रजिया को युद्ध के मैदान में अल्तुनिया से लड़ना पड़ा। इधर जब रजिया अल्तुनिया से लड़ रही थी, तुर्क सरदारों ने रजिया के प्रेमी और पर्सनल बॉडीगार्ड मलिक याकूत को मार डाला। उधर युद्ध में रजिया की भी हार हो गई और उसे जेल भेज दिया गया। इस बीच विद्रोही सरदारों ने 1240 में बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। कैद में रहते हुए रजिया ने मलिक अल्तुनिया से हाथ मिलाया और उसके शादी के प्रस्ताव पर हामी भर दी। फिर मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्तान 1240 ईस्वी में दिल्ली की ओर बढ़े, जहां बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। लेकिन इस जंग में भी रजिया की हार हो गई और उसे वापस भटिंडा लौटना पड़ा। हालांकि रजिया ने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर अपनी सेना को इकट्ठा किया और दिल्ली पर दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार रजिया के सिपाहियों ने भी उससे नाता तोड़ लिया और वे सभी जंग के मैदान से भाग गए। रजिया सुल्तान को एक बार फिर हार मिली। इस बार वो भटिंडा नहीं जा सकी और जंगलों में भटकने लगी। जंगल में एक किसान की नजर उस पर पड़ी तो वह रजिया को पहचान गया।
सादे भेष में रजिया ने बहुत सारा सोना पहना हुआ था। लालच में आकर उसने पेड़ के नीचे सो रही रजिया का कत्ल कर दिया। हालांकि बाद में वह पकड़ा गया और उसके जरिए ही रजिया की कब्र का पता चला। हालांकि कई लोग ये भी मानते हैं कि कैथल के बाहर एक पेड़ के नीचे सोते समय उसकी हत्या डाकुओं ने की थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आज आपको रजिया की कब्र दिख जाएगी। कहा जाता है कि रजिया को उसके पिता के पास इसलिए नहीं दफनाया गया ताकि भविष्य में किसी को उसके बारे में पता ही न चल सके। लेकिन आज इतिहास सबके सामने है, वह छिपता नहीं। रजिया ने अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ी और मरते दम तक अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए वह लड़ते लड़ते मारी गई। रजिया भले ही सत्ता खो चुकी थी, लेकिन उनकी वीरता और संघर्ष की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वह इतिहास की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी, जिनका नाम सदा अमर रहेगा। क्या रजिया सुल्तान एक महान शासक थीं? अगर उन्हें लंबा शासन करने का मौका मिलता तो क्या इतिहास कुछ और होता? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताएं।